प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की जानिब से लाया गया कुछ अर्सा पहले का जो एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, इसको कलअदम करार दे दिया है। ये फैसला जून में महफूज किया गया था, अब ये फैसला हुकूमत के जाने के बाद सुनाया गया है और इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस शामिल थे उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि ये क्यों इंपॉर्टेंट था, हुकूमत ये कानून क्यों लेकर आई थी, यह क्यों बनाया गया था, क्यों पास किया गया था और किस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दिया है। तो इसके चंद एक अहम सेक्शंस पर एक नज़र डाल लीजिए। देखिए ये एक्ट क्या था। इसके सेक्शन 2 में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ओरिजिनल दायरा इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 184 के तहत जारी शुदा फैसलों और हुक्मनामों की सूरत में हकायक और कानून दोनों पर नजरसानी का स्कोप वैसा ही होगा जैसा कि आइन के आर्टिकल 185 के तहत अपील का होगा। दूसरा, इस सेक्शन में कहा गया कि नजरसानी की दरखास्त की समाअत करने वाला बेंच ओरिजिनल फैसला या हुक्मनामा जारी करने वाले बेंच की निस्बत लार्जर होगा। सेक्शन 4 में कहा गया था कि नजरसानी दायर करने वाली दरखास्त गुजार को नजरसानी दरखास्त के लिए अपनी मर्जी का सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वकील तैनात करने का हक होगा, यानी वकील तब्दील किया जा सकेगा। सेक्शन 5 में कहा गया था कि इस मुतासरा फर्द को भी नजरसानी की दरखास्त दायर करने का हक होगा जिसके खिलाफ इस एक्ट के आगाज से कबल आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत हुक्मनामा जारी किया जा चुका हो। इसी सेक्शन के तहत यह समझा जा रहा था कि नवाज शरीफ फायदा उठा सकेंगे और माजी में भी जिनके 184(3) के तहत जिनके खिलाफ फैसले आ चुके हैं वो भी अब अपील कर सकेंगे 30 दिन के अंदर। और फिर सेक्शन जो 6 है इसका, उसमें कहा गया कि ओरिजिनल हुक्मनामे के जारी होने के 60 रोज के अंदर नजरसानी दरखास्त जारी की जा सकेगी। और सेक्शन 7 यह कहता है कि किसी भी और कानून, रूल्स या रेगुलेशंस जो मुअस्सिर हों या किसी भी अदालत बशमूल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इस एक्ट की शिकें मुअस्सिर होंगी। अब ये जो एक्ट लाई थी हुकूमत 2023 सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट, इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने किन चीज़ों को बुनियाद बनाया है और क्या इस पर जो उस वक्त की हुकूमत के जो लेजिस्लेशन के इस अमल का हिस्सा थे उन लोगों से बात करते हैं और माहिरीन क़वानीन से इस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल और माहिर आईन कानून। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, ये जो आज ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसको देख के ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उनके इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है, बल्कि उनको प्रॉब्लम इस बात से है या उनका एतराज इस बात पर है कि ये जो काम किया है ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से नहीं किया जा सकता था, इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। देखिए, सब कुछ गलत है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो कह रहे हैं मुदाखलत की जा रही है, उनको इस बात पे कोई नाराजगी नहीं है। मुदाखलत तो किसी ने की नहीं है, ऐसी बात पे उनको नाराज। जब एक पार्लियामान को एक पावर है और पार्लियामान ने तो सुप्रीम कोर्ट का दायरा वसी किया है, तो ये इंप्रेशन देना कि अगर कोई मुदाखलत भी करे तो कोई बात नहीं है, मुदाखलत तो किसी ने की ही नहीं है, सवाल ही नहीं पैदा होता मुदाखलत का। अब ये जो कानून है ये छोटा सा कानून है, 1 सफ़े का कानून है, वो इतने सारे सफ़े लिख के तो उसको इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है। कानून है क्या? कानून ये है कि रिव्यू का जो स्कोप है उसको एनहांस किया गया, उसको क्लैरिफाई किया गया ताकि एक मीनिंगफुल रिव्यू हो सके। इसमें कौन सी गैर आईनी बात थी? या ये कि रिव्यू जो है ज्यादा जजेस सुने, इसमें कौन सी गैर आईनी बात थी? और ये कि रिव्यू में आप अपनी मर्जी का वकील रखें, इसमें कौन सी गैर आईनी बात थी? बल्कि गैर आईनी वो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स थे जिनको खत्म किया गया इस एक आईनी कानून के जरिए। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ है इसका, खास तौर पे कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया। जिस तरह से आप फरमा रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा है कि ये जो आप कह रहे हैं कि रिव्यू का स्कोप वसी किया गया है और एक लार्जर बेंच जो है वो उसको सुने, वकील चेंज किया जा सकता है, कई चीजें इसमें बहुत सारी अच्छी हैं, लेकिन मेरा फेयर ट्रायल के मुताबिक है। बिल्कुल सही है, लेकिन इरफान खान साहब मैं आप 3 लाइन अगर आप इजाजत तो पढ़ दूं आपको। मुझे वो बताएं जो बुरी चीज है वो बताएं। हाँ, नहीं ये मैं उस पे आपको जवाब, वो मैं आपको बताता हूं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है। वो पैराग्राफ नंबर 17 में वो कह रहे हैं कि द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड एन अपील और एन एक्सपेंडेड रिव्यू अगेंस्ट सच जजमेंट्स और ऑर्डर्स, such remedy cannot be inserted in the constitution through ordinary legislation। इनका एतराज यह है कि ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, इसके लिए आईनी तरमीम होनी चाहिए। लॉ का ही नहीं पता उनको, टोटली इररिलेवेंट बात उन्होंने लिखी है, इसकी रेलेवेंसी कोई नहीं है। ये जो बात लिखी है कि
इससे उन्होंने कोई अपील वगैरह कोई नई चीज उस तरह से नहीं की। इन्होंने रिव्यू को क्लैरिफाई किया है, रिव्यू का जो स्कोप है उसको मीनिंगफुल बनाया है। इसमें कौन सी गलत बात है? इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं। और फिर ये कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली किया जाना चाहिए था, ये अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल से ये चीज हो सकती थी और रूल्स के जरिए वो फेयर ट्रायल के प्रिंसिपल्स को वायलेट करता चला जा रहा था सुप्रीम कोर्ट, तो फिर वो रूल जो है वो ताबे हैं वो पार्लियामान के कानून के। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत रूल्स में अगर चेंजेस लाती है मुकन्ना कानून के जरिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत इसलिए नहीं है कि आर्टिकल 191 में ये चीज लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी रूल्स हैं वो ताबे हैं, वो ताबे हैं पार्लियामान के कानून के। ये 191 में ये चीज लिखी हुई है, साफ तौर पे लिखी हुई है, सही है, बिल्कुल क्लियर है वहां। ये जो अपने रूल्स को फौकियत दे रहे हैं कानून के ऊपर या रूल्स को फौकियत दे रहे हैं इसके ऊपर के वो मुकन्ना के बनाया हुआ लॉ जो है उससे फायक है, वो फौकियत नहीं है। उसको बिल्कुल गलत बात इन्होंने की है और ये कॉन्स्टिट्यूशनली, एथिकली, मॉरली, लीगली बिल्कुल गलत उन्होंने कहा है। अच्छा, लेकिन सर क्या आप इस बात से इख्तलाफ करेंगे जो पैराग्राफ नंबर 43 में उन्होंने लिखा है कि इट इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल दैट ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट अमेंड, चेंज, डिलीट और ऐड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऑर्डिनरी लॉ के जरिए नहीं हो सकता, यानी आप ये कह रहे हैं no, this law has not added to anything. This law has been promulgated in furtherance of the constitution because right to fair trial was being violated by the rules of the Supreme Court. Supreme Court के अपने रूल्स जो हैं वो राइट टू फेयर ट्रायल को वायलेट कर रहे थे, ये हुकूमतें गिरा रहे थे, इसके पैरामीटर्स कोई नहीं थे, ये सारी चीजें कर रहे थे। उस चीज को खत्म किया गया। एक फर्दे वाइज चीफ जस्टिस अपनी मर्जी से बेंचेस ना बनाए, वो बेंचेस जो है उसको वहां पे उस कानून को किया सस्पेंड, लेकिन उस पर फैसला कोई नहीं दिया। इससे इनकी जो नीयत है, इनकी जो बोनाफाइडीज हैं वो भी क्वेश्चनेबल हो जाती है सारे बेंच की और चीफ जस्टिस की। और इसलिए मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में ये भी इशू उठ सकता है कि क्या इन जजेस ने मिसकॉन्डक्ट किया है। ये इश्यूज भी आ सकते हैं, न सिर्फ के सुप्रीम कोर्ट में बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी ये इशू उठाए जा सकते हैं। सही है। इरफान खान साहब, आप 191 का जो हवाला दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है कि उसमें सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स दी गई हैं वो आइन के ताबे हैं, लेकिन उस आइन के ताबे हैं जो एग्जिस्ट करता है, और उस आइन में अगर कोई तरमीम करनी है तो उसके लिए तो वही बात है कि आइनी तरमीम दरकार होती है। जो आइन मौजूद है उस आइन के ताबे तो सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर्स मौजूद हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को तब्दील करने के लिए तो बहरहाल आप नहीं देखें अब्दुल्ला साहब, आइन में तो किसी ने तरमीम की ही नहीं है, किसी ने भी नहीं की। ये खुद ही उसको तरमीम बना रहे हैं आइन की। यानी इतना ओवर स्ट्रेच करके इस तरह की तशरीह कर देना जो कि ना कानून में है ना आइन में है, और कह देना कि जी ये कानून जो बनाया है ये आइन में तरमीम के मुतरादिफ है, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी कोई बात हुई नहीं है सर। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के डे टू डे अफेयर्स के लिए रूल्स हैं वो तो वो तो सुप्रीम कोर्ट का अपना इख्तियार है, वो उसको बनाते हैं। अगर ये यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि वो इख्तियार जो है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है कानून के सामने। जब पार्लियामान का कानून आ जाए तो वो इख्तियार जो है सरे तस्लीम खाम हो जाता है उसके आगे। और सर ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में और आईनी तरमीम में क्या फर्क है? देखें, ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है ना वो बहुत यानी ऊंचे मुकाम पे है, जजेस उसके पे है, उसके नीचे हैं। उस ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन को सिर्फ उस वक्त वो स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं अगर कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है वो आइन से मुतसादम हो। इसमें तीन चीजें इन्होंने की हैं इस कानून में, तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि स्कोप ऑफ रिव्यू जो है उसको मीनिंगफुल बनाया है। रिव्यू जो है वो एक लार्जर बेंच सुनेगा, वही जजेस नहीं सुनेंगे, वकील आप अपनी मर्जी का करेंगे। तीनों में कोई चीज आइन के खिलाफ नहीं। सर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसी को स्ट्राइक डाउन कर सकती है जो आइन के मुतसादिम हो, लेकिन लेकिन सर इसकी तशरीह भी तो सुप्रीम कोर्ट ही ने करनी है ना। अगेन पावर्स होने के पास नहीं। आप देखें, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है पार्लियामान की तशरीह के सामने। जब पार्लियामान तशरीह कर दे तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पे फर्ज बनता है उस तशरीह को माने। पार्लियामान की तशरीह जो है मैंने बताया आपको वो आइन से मुतसादम नहीं है। तीनों पॉइंट्स आपको सर ऐसी सूरत में तो सर देखें ना, अगर कोई भी तशरीह पार्लियामेंट इन्होंने नहीं तशरीह की, प्लीज, इन्होंने तशरीह नहीं की, इन्होंने वायलेशन की है कॉन्स्टिट्यूशन की, इन्होंने वायलेशन की है लॉ की, और इन्होंने वायलेशन की है तमाम मोरालिटी और एथिकल नॉर्म्स की।
और इन्होंने वायलेशन की है अपने ही ब्रदर जजेस के फैसलों की, जहां पे कि उन्होंने कहा कि ये वन मैन शो नहीं होना चाहिए और बेंचेस इस तरह से कॉन्स्टिट्यूट हो। ये फैसला इतना गलत है, इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसमें शायद थोड़ी सी अंग्रेजी लिखने के। इनको तो मेरा ख्याल है यहाँ तो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कोई बात है जो कि इन्होंने इस तरह का फैसला कर दिया। मैं बड़ा हैरान हूँ इस फैसले को देख। सर आप इस फैसले को देखकर हैरान हुए हैं तो जाहिर है इसके पास अब एक ही तरीका है कि ये इसको अपील में जाया जाए या इसके खिलाफ रिव्यू में जाया नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको देखें, इसमें रिव्यू अगर फाइल किया जाएगा तो सिर्फ इन जजेस को मौका दिया जाएगा कि इन्होंने जो इतनी बड़ी वायलेशन कर दी है, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि ये मिसकॉन्डक्ट से बच सकें और ताकि सुप्रीम कोर्ट की जो बदनामी हुई है इस फैसले की वजह से, उस बदनामी से सुप्रीम कोर्ट बच सके। वरना इससे पार्लियामेंट की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। इससे जो जजेस, जो सीनियर जजेस हैं, जो कह चुके हैं कि इस तरह बेंचेस चीफ जस्टिस नहीं कॉन्स्टिट्यूट कर सकते, उनके जो वर्डिक्ट्स हैं उन पे भी फर्क नहीं पड़ा। तो लिहाजा ये तो अपने बचाव के लिए। तो आप नहीं समझते कि रिव्यू में जाना चाहिए इस फैसले के खिलाफ? देखिए, मैं तो कई दफा चला जाता था रिव्यू में, मौका देता था सुप्रीम कोर्ट को, यार अपनी गलतियां दुरुस्त कर लो, इस सिर्फ इस वजह से। बाकी ये नहीं कि रिव्यू में हम जा रहे हैं इसलिए कि ये फैसला जो है वो इसकी कोई कानूनी हैसियत है। कानूनी हैसियत इसकी कोई नहीं है। अगर कोई इसके रिव्यू में जाता है तो सर मौजूदा कानून के मुताबिक तो यही बेंच सुनेगा इसके रिव्यू को? नहीं, मौजूदा कानून के मुताबिक भी ये बेंच नहीं सुन सकता। क्यों सर? इसलिए कि वो जो बेंच फॉर्म होगा उसके लिए ये 184(3) का मामला है। सबसे पहला पॉइंट ही ये होगा कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, ये जो जिन्होंने ये फैसला किया है, यही गलत कॉन्स्टिट्यूट हुआ। आपको याद नहीं है मिलिट्री कोर्ट में जस्टिस फायज ईसा, चीफ जस्टिस डेजिग्नेट, और सरदार तारिक, तो वो मसूद साहब जो है वो उठ के चले गए थे बेंच से। उन्होंने कहा ये बेंच इलीगली कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। अगर उन्होंने गलत कहा था तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने कंटेम्प्ट की थी, और अगर उन्होंने सही कहा था तो कंटेम्प्ट नहीं की थी, क्योंकि इनकी हिम्मत ही नहीं किसी की हुई। उनको कहता है कि जी आपने ये गलत किया, किसी ने चैलेंज ही नहीं किया उनको। नहीं सर, लेकिन तो उनकी बात वैसे भी ठीक। जी सर, लेकिन वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसके तहत वो बेंच बनाने का सारा वो एक मामला हुआ, उस पर तो स्टे ऑर्डर चल रहा है ना अभी। उस पर तो 5 स्टे ऑर्डर नहीं हो सकता। उस पर कैसे हो सकता है कि यानी एक चीफ जस्टिस बेंच बनाता चला जाएगा? यानी कभी सुना है इस तरह से? ये तो कोई और मुल्क होता अब तक तो बड़ा सीरियस रिपरकशंस होते हैं इसके। हम लोग, मैंने देखा, बहुत इनसेंसिटिव हो गए इन चीजों पे अब। इरफान खान साहब, आप आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? ये बहरहाल अगर ये स्ट्राइक डाउन हुआ है तो इसके लिए अगेन जाना तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा पड़ेगा, चाहे 17 सितंबर के बाद चले जाएं या 17 सितंबर से पहले जाएं। इस फैसले की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मैं बता रहा हूं आपको, पहली बात तो यह है कि दिस इज गोइंग टू बी इग्नोर्ड, और ऑलरेडी सीनियर जजेस कह चुके हैं कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं ये इलीगली हो रहे हैं। इसी ग्राउंड पे ये कानून जो है ना, इसको किसी ने फॉलो ही नहीं करना, और पार्लियामेंट का लॉ वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। सर लेकिन देखें ना, अगर फर्ज करें कि कोई शख्स अब जाना चाहता है कि 184(3) में मेरी अपील सुन ले, मेरा आज से 4 साल पहले या 5 साल पहले जो फैसला आया था, वो तो अब नहीं जा सकेगा ना सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद? बिल्कुल जा सकेगा। जैसे ही ये चीफ जस्टिस साहब जो है ये रिटायर होंगे, और ये जो इन्होंने जबरदस्ती शुरू की हुई है, यानी डिफेक्टो हर चीज अपने हाथ में ले रहे हैं, डिजोरे नहीं है, ये लीगली नहीं कर रहे हैं, ये डिफेक्टो। और काजी फायज ईसा साहब जो है वो बड़ा दिल दिखा रहे हैं, क्योंकि वो इस सारी चीज को अनप्लेजेंटनेस में, लड़ाई में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। तो अगले महीने चीफ जस्टिस चले जाएंगे। ये सारे जब फाइल होंगी पिटीशन 184(3) की, कि इसमें रिव्यू आएंगे, सारे एंटरटेन होंगे। ये मेरी बात आप लिख लें बेशक। आप सही है, आप कह रहे हैं कि ये रिव्यू में जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस वक्त के एंटरटेन हो जाएंगे और नहीं, इसमें नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ऑटोमेटिकली एक्ट बहाल हो जाएगा? बाकी जो रिव्यू है सारे दरवाजे खुले हैं, लोग जाएंगे और लोग एक ही जुमला कहेंगे नए चीफ जस्टिस के सामने कि जी ये बेंच जो था ये आप ही के फैसलों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ये बेंच कानून के मंतक के, कानून के टेक्स्ट के खिलाफ हुआ था, लिहाजा इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हमने रिव्यू फाइल किया, आप हमारा रिव्यू सुने। यानी उनके जो मैटर्स हैं जो डिसाइड हो चुके हैं पहले, जो गलत फैसले हो चुके हैं, वो तमाम लोग, उनकी दादरसी बावजूद इस फैसले के वो रहेगी। राइट सर, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब आपका अपनी राय देने के लिए। इरफान कादिर साहब समझते हैं कि इसमें रिव्यू में भी नहीं जाना चाहिए, रिव्यू में जाना भी नहीं पड़ेगा। जब ये चीफ जस्टिस जाएंगे, दूसरे चीफ जस्टिस आएंगे, तो ये एक्ट ऑटोमेटिकली बहाल हो जाएगा, और इसको जो है वो, और बाकी जो एक्ट हैं या बाकी चीज़ें जिस पर स्टे चल रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये इरफान कादिर साहब की इसके ऊपर फैसले पर राय है, लेकिन इस पर जाहिर है कि एक मुख्तलिफ राय भी दरकार होनी चाहिए, इसका काउंटर आर्गूमेंट भी हो सकता है। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आकर मुख्तलिफ वकला की राय मालूम करते हैं कि वो आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में अब शाखावर साहब मौजूद है, माहिर आईन व कानून। बहुत शुक्रिया शाखावर साहब, खुशामदीद। अहमद पनसोटा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है, और अमानुल्लाह कन्नानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर आईन व कानून है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। में शाखावर साहब, बुनियादी नुकता यह है कि क्या ये जो एक्ट सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट था, ये हुकूमत एक ऑर्डनरी लेजिस्लेशन के जरिए मंजूर कर सकती थी या नहीं कर सकती थी? सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी है कि ऐसा नहीं हो सकता था, ये एक्ट एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए से ये इकदाम नहीं उठाया जा सकता जो किया। क्या आप इस फैसले पर कहेंगे? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये बिल्कुल इख्तियार मौजूद है कि अगर कोई भी कानून या उसकी कोई शिक्ष जो है वो आइन में दिए गए बुनियादी हकूक से अगर मुतसादिम हो तो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन ऐसा करने के लिए उसको बहुत एहतियात की जरूरत होती है। एक मशहूर सेइंग है लॉ की, वो ये कहते हैं कि The court should protect the law, not destroy the law. अब इसमें मेरी दानिश में एक चीज जो थी, जो कि सेक्शन 2 है इस एक्ट का, उसमें जो रिव्यू का स्कोप बढ़ा के उसको फुल फ्लेज अपील में मुंतकिल कर दिया, तो ये मैं समझता हूँ कि इसको अदालत देख सकती थी आर्टिकल 8 के टच स्टोन के ऊपर। लेकिन उसकी जो बाकी शिकें थी जिसके आम साइलीन को जिसका फायदा होता था, मसलन पहले जो रिव्यू है उसमें जो जिस बेंच ने फैसला किया है उन जजेस की मौजूदगी जरूरी होती थी। अब उसमें ये कर दिया गया कि वो मौजूद ना भी हो तो उस बेंच को जो है वो वसी भी किया जा सकता है, उसके मेंबर्स की तादाद बढ़ाई जा सकती है ताकि जरा ज्यादा होराइजन वसी हो जाए उसका। तो दूसरी चीज ये थी कि पहले कोई भी जो लिटिगेंट है वो अपना वकील चेंज नहीं कर सकता था रिव्यू में, उसने उसी पे इक्तफा करना होता था। उसमें बहुत सारे वकला जो है वो रिव्यू एक्सेप्ट नहीं करते थे तो वो हैंडीकैप रह जाते। ठीक है, मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मुतसादिम नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर पूरे एक्ट को जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। हाँ, जो सेक्शन 2 वाला जो है वो उसको बिल्कुल देखा जा सकता था, क्योंकि आईन पाकिस्तान का एक शेड्यूल 4 है, उसमें आइटम नंबर 55 है, वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर कोई कानून साजी हो सकती है तो उसके जो रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाने की हद तक जरूर हो सकती है कि उसको उसका इख्तियार ज्यादा कर दिया जाए। वो ऑर्डर ये बजाय लग रहा था, वो ऑर्डर लेजिस्लेशन के जरिए भी हो सकता है, उसके लिए ट्रीट कर दिया गया। सर जी, मैं ये कहता कि वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए भी हो सकता है, यानी अगर अच्छे काम करने और सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार वसी करना है तो भी उसके लिए ये आईनी तरमीम की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने पूरे एक्ट को जो स्ट्राइक डाउन कर दिया है, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया है, अल्ट्रा वायरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया, मैं समझता हूं कि वो दुरुस्त नहीं है। उनकी जो बाकी शिकें थी उनको वो बहाल रखते और उस हद तक उसको स्ट्राइक डाउन कर देते। मैं समझता हूं उसमें कोई हर्ज नहीं। सही है। अहमद पनसोटा साहब, आपकी राय क्या है सर? पार्शियली भी स्ट्राइक डाउन हो सकता था ये एक्ट? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देख रहे हैं? जी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर तो बिल्कुल है कि वो लाहौर हाई कोर्ट्स भी और सुप्रीम कोर्ट्स भी कि वो पार्शियली स्ट्राइक डाउन करें किसी लेजिस्लेशन को। और यहाँ पर जहाँ तक सेक्शन 2 का ताल्लुक है, मेरे नजदीक तो वो बिल्कुल क्लियरली इट वाज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रिंसिपल्स दैट हैव बीन सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और उस पर बिल्कुल शाखावर साहब जिस तरह फरमा रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। बाकी एक्ट को प्रोटेक्ट करने की जहाँ तक बात है, उसकी जो मंतक सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी है कि जहाँ पर एक कानून का एक सेक्शन जो है इट इज मेयरली एंसिलरी टू दी अदर सेक्शंस, जिस तरह के यहाँ पर सेक्शन जो है वो एंसिलरी थे इस सेक्शन 2 के, तो वहां पर सारे का सारा कानून जो है दैट गोज आउट ऑफ द पिक्चर। अब वो देखने की बात है कि क्या एंसिलरी थे कि नहीं थे। नो डाउट इस कानून में कुछ चीजें ऐसी थी जो कि नीड ऑफ द डे थी, जिसमें वकील को चेंज करने की बात है, जिसमें साथ साथ और ये रिव्यू के स्कोप की बात है, सब कुछ ठीक है। लेकिन वही वंस अगेन तरीकेकार की बात है। बट वो अब ऑफ कोर्स चूंकि अब एक जजमेंट आ चुकी है जो कि विच इज ऑफ कोर्स बाइंडिंग, आर्टिकल 189 के तहत हम सब पर है, तो उसमें ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी दानिश में समझा और इसको बेहतर समझा। बट मैं समझता हूं कि ओवरऑल जो स्कीम ऑफ द एक्ट थी वो यही थी। अगर आप देखा जाए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पहले जो बिल लाया गया, उसके बाद फौरन ये लाया गया। मकसद ये था
कि रिव्यू के स्कोप को इतना के एनलार्ज कर लिया जाए कि वो अपील बन जाए। और अपील एक सब्सटैंटिव राइट है जो कि सिर्फ आइन के अंदर तरमीम से आ सकता है, क्योंकि आर्टिकल 1853 में ऑलरेडी अपील जो डायरेक्ट है वो प्रोवाइडेड है, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी कोशिश की गई कि रिव्यू जो है उसका इतना एनलार्ज कर दिया जाए स्कोप। अभी जो ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होगी मेरे नजदीक वो तो ये होगी जब इस जजमेंट को चैलेंज किया जाएगा रिव्यू में। ऑफ कोर्स एक तो वो चैलेंज करेगा कौन, क्या इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसका लोकस स्टैंड भी होगा कि नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट होगा ग्रीव्ड पर्सन की डेफिनेशन जो है। दूसरा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगी बेंच फॉर्मेशन, बिकॉज रिव्यू को वही सुनता है जो बेंच पहले सुन चुका हो। यहाँ पर चूंकि मोस्ट प्रोबेबली बंदयाल साहब जो है वो रिटायर हो चुके होंगे, तो जस्टिस साकिब साहब ने एक प्रेसिडेंट सेट किया हुआ है होबारा बस्टर्ड केस में कि बड़ा बेंच भी बना सकते हैं। जब अगर एक मेंबर बेंच का छोड़ जाए और चेंज करना है तो उसमें भी 3 मेंबर से सीधा 5 मेंबर बनाया गया था, जिसमें आई थिंक जजमेंट थी मेनली उनकी जवाद ख्वाजा साहब की। तो यहाँ पर भी कोई उस तरह की चीज होगी नहीं होगी, या कैसे इसको अपकमिंग चीफ जस्टिस साहब देखते हैं, आई थिंक दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू सी। बट एट द मोमेंट दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सेक्शन 2। बाकी डिबेटेबल है, वो बात ठीक है निशा साहब, मैं उनसे एग्री करता हूँ। अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर वो अभी इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। करनानी साहब, इरफान कादिर साहब ये कह रहे थे कि इसको चैलेंज करने की जरूरत ही नहीं है, जब ये चीफ जस्टिस जाएंगे और नए चीफ जस्टिस आएंगे तो ऑटोमेटिकली ये एक्ट जो है ये बहाल हो जाएगा और ये जो जजमेंट है ये ऑटोमेटिकली जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगी, इससे इसको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सुप्रीम कोर्ट के माथे पर ऐसे कालक हैं, 1955 से लेकर 1958 का फैसला, PLD 95 फेडरल कोर्ट का फैसला जिसमें मौलवी तमुजुद्दीन का केस है, PLD 1958 सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें 200 केस है। फिर इसके बाद 1979-50 सुप्रीम कोर्ट 53 जुल्फ़िकार भुट्टो के फांसी का केस है। फिर जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ जिस तरह बग़ैर सज़ा के उनको डिस्क्वालीफाई किया गया 2017 में, वो केस है। फिर जनाब अपना बंदयाल साहब का अपना है PLD 2022 सुप्रीम कोर्ट 488, जिसमें आर्टिकल 63 में उन्होंने जो एडवाइस दी है जो आइन में है ही नहीं, यानी आइन से बालातर उन्होंने एडवाइस दी है कि जी वोट देगा तो उसका वोट शुमार नहीं होगा, ये आइन में कहीं नहीं लिखा है। इन फैसलों के होते हुए सुप्रीम कोर्ट पर कोई एतमाद नहीं कर सकता, तो कौम को एतमाद दिलाने के लिए जरूरी है। नहीं सर, लेकिन आज की जो जजमेंट है, आज तक ये जो फैसला हुआ है जी, इस जजमेंट माजी में बेशुमार फैसले हुए हैं और 63 वाली भी बात पे भी बहुत डिबेट होती है, लेकिन आज के जजमेंट पे आपकी राय देना कि अर्ज करता मैं ये जजमेंट जो है वो सही है या नहीं। मैं अर्ज करता हूं, आप कहते तब्दील नहीं हो सकता है। 29 मार्च 2023 को जो है जनाब काजी साहब ने 3 रुकनी बेंच ने 100 मोटे के पावर को स्टे कर दिया था और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने 6 मेंबर बिठाकर, किस कानून की तहत 6 मेंबर बिठाकर उनको जजमेंट को जो नल एड करके आज खुद कार्रवाई की उन्होंने जारी रखा हुआ था। इससे पहले इमरान खान के खिलाफ जो फंड्स का मसला था, जनाब अपना गुलजार साहब ने 5 रुकनी बेंच बिठाकर 2 रुकनी बेंच के फैसलों खत्म किया था। ना ये आइन में लिखा है ना रूल्स में लिखा है, इन्होंने पार्लियामेंट के अख्तियार को इंक्रोच किया है सर, ये और इंक्रोचमेंट के अंदर आइन को उन्होंने वायलेट किया है। इसलिए तो आर्टिकल 8 की हवाला देते हैं अपना शाह खावर साहब, आर्टिकल 10A को क्यों भूल जाते हैं, जो आर्टिकल 10A 2010 में आया है, 1973 में नहीं आया है। ये चीजें मौजूद थी आइन में, कमजोरियां, इसलिए फेयर ट्रायल का प्रोसेस आया है। और यहाँ लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपील का हक मिलना चाहिए, आप उसको नेरो डाउन कर रहे हैं। आइन तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हकूक देता है, आप लोगों के हकूक को कम करके खुश हो रहे हैं। सर ये मसला ये नहीं है, मसला बनाया सर, मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब आप अपील को, सर जब आप रिव्यू को अपील का स्कोप देना चाहते हैं करनानी साहब, मसला ये है तो उसके लिए एक आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है, जला देंगे, नीम चाहिए, ये है बुनियादी नुक्ता। को क्या करेंगे, आर्टिकल 10A के बाद मैं समझता हूँ सारी बातें खत्म हो गई है।
इनको चाहिए था आइन पहले तरमीम करते, नहीं भी हुआ है तो इस जजमेंट को वास्ट होना चाहिए था, नैरो डाउन नहीं करना चाहिए था। अगर पार्लियामेंट ने उसको वास्ट किया है, इसको स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आर्टिकल 10 के स्पिरिट के मुताबिक है, बुनियादी सवाल जस्टिस के मुताबिक है। आप ये मार्शल लॉ में भी अपील का हक देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं जी आप रिव्यू में ना आए, आप बस जो हमने फैसला कर दिया खुदा ही फैसला है हमारा। बुनियादी सवाल जो मेरा था सर, फैसले जो है इंसानों के लिए अच्छे नहीं होते। राइट सर, जो मैं आपने राइट सर, जो मैं चाह रहा था कि बिल्कुल इस पर टेक्निकल, चूंकि ये फैसला है तो उस पर टेक्निकल डिस्कशन ही की जाए और कानूनी बहस ही की जाए, और आप वही कर रहे हैं, मुझे उस पर एतराज नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा कानून गिरोह है, ये जजेस नहीं है, इस पर मैं सिर्फ एक डायसेंटिंग अपना व्यूज देना चाहूंगा। बहरहाल एक छोटा सा जो है वो एक ब्रेक लेकर मैं शाह खावर साहब के सामने और पेंसोटा साहब के सामने वही सवाल रखता हूं कि क्या ये मुमकिन है कि इसके रिव्यू में ना जाया जाए और ये खुद ब खुद ये जजमेंट खत्म हो जाए, जैसे कि इरफान कादिर साहब ने फरमाया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं। शाह खावर साहब, ये इसकी अब रिव्यू में जाना पड़ेगा, जो अब पेंसोटा साहब ने एक सवाल उठाया कि रिव्यू में अब कौन जाएगा, क्या निगरान हुकूमत जा सकती है, और रिव्यू में जाएंगे तो यही सेम बेंच सुनेगा, और अगर इस चीफ जस्टिस साहब के जाने के बाद जाते हैं तो फिर बेंच तब्दील होगा तो वो कैसा होगा, और क्या इस बात का भी कोई इम्कान मौजूद है जो इरफान कादिर साहब कह रहे हैं कि इसके रिव्यू में जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली जजमेंट स्ट्राइक डाउन हो जाएगी और ये एक्ट बहाल हो जाएगा चीफ जस्टिस के जाने के बाद? देखिए, बात यह है कि इस पे रेमेडी तो सिर्फ रिव्यू की मौजूद है। रिव्यू अगर अब फाइल होता है और इसको टेकअप होता है तो वो तो फिर यकीनन यही 3 जजेस हैं इसको सुनेंगे। लेकिन जहां तक बाकी मामला का ताल्लुक है कि चीफ जस्टिस साहब जब अगर ये रिव्यू उस वक्त लगता है कि जब चीफ जस्टिस साहब जो है वो उस वक्त नहीं होंगे और रिटायर हो चुके होंगे, तो फिर वो उस वक्त के चीफ जस्टिस का प्रेरोगेटिव है कि वो क्या खुद इस बेंच को हेड करते हैं या इसमें कोई और मेंबर किसी और का इजाफा कर देते हैं। लेकिन ये बात जरूर टेक्निकल है कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं उन्होंने तो एक हुक्म सादर किया था और उन्होंने कहा था कि जब तक कि वो उसका फैसला नहीं होता, वो दूसरे एक्ट का जो कि अंडर चैलेंज है, उस वक्त तक जो है कोई भी बेंच जो है वो 184(3) की जुरिस्डिक्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता, जिसको फिर बाद में 5 फुट बेंच बना के उसको स्ट्राइक डाउन किया जाएगा। तो ये एक दिलचस्प अमर होगा कि ऐसे मैटर जिसमें वो खुद एक डिसीजन दे चुके हैं, वो जब उनके सामने आएंगे तो उसमें फिर क्या ट्रीटमेंट ऑफ लॉ होगा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हो जाएगी। सही है। तो पेंसोटा साहब, इसमें आप अभी सेक्शन 2 की बात कर रहे थे और शाह खावर साहब भी, लेकिन सेक्शन 5 जी, और सेक्शन 5 जो है उसमें भी चूंकि कहा गया कि ये जो है वो इसका तलाक आर्टिकल 184 के पिछले तमाम फैसलों पर होगा, तो इससे कुछ लोगों ने डाउट किया कि ये कुछ पर्सन स्पेसिफिक सा लगता है या 2 लोगों का नाम फौरन ज़हन में आता था कि इन 2 लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए था। क्या ये एतराज़ दुरुस्त है इस पर सेक्शन 5 पे? देखिए जी, मैं इस पर तो इसलिए कमेंट नहीं करूंगा कि दुरुस्त है कि नहीं दुरुस्त, लेकिन जिस किस्म की एब्सर्ड लैंग्वेज में ये कानून लिखा हुआ है ना जी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी लेजिस्लेशंस पढ़ी है मुझे भी, अब 21 साल हो गए इस काम में। लेजिस्लेशंस को जब आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ के पता लग जाता है कि ये लेजिस्लेशन कहाँ से होके आई है और किस तरह बनी है। इस लेजिस्लेशन की तो जो अल्फाजी है वो इतनी, जिसे कहते हैं, मजायका खेज है। अब ये जो आपने 5 पढ़ा है कि नॉटविथस्टैंडिंग हर चीज को ये ट्रायम्फ कर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, और पर्सन स्पेसिफिक पे मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑलरेडी जजमेंट्स मौजूद हैं कि जब एक चीज पर्सन स्पेसिफिक है वो स्टैंड नहीं करती। जब ये गवर्नमेंट आई है इन पावर आने के बाद, जो पहली लेजिस्लेशन थी वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में थी, दूसरी जो थी वो FIA रिलेटेड थी। सवाल ये है कि जहां हम आइन के इतने मुताले के शौकीन हैं तमाम लोग, वहां पर जब आइन का दिबाचा हम पढ़ते हैं प्रीफेस, तो उसमें लिखा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है, अवाम ताकत का सरचश्मा है और अपने नुमाइंदगान के थ्रू वो अपनी पावर एक्सरसाइज करती है। तो यहाँ पर नुमाइंदगान जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इट हैज टू रिफ्लेक्ट विल ऑफ द पीपल। अब विल ऑफ द पीपल अगर इस मुल्क में ये है कि रिव्यू दे दिया जाए ताकि किसी की कन्विक्शन सेटिसाइड हो जाए या सारे लॉज को ट्रायम्फ कर जाए, या आइटम 54 की वायलेशन में आप कानून साजी कर लें या आइन के आर्टिकल 71 को वायलेट कर लें, तो ये तो नहीं है। आइन का हर आर्टिकल मुकद्दम है। आर्टिकल 10A की बहुत वैल्यू है, बिल्कुल वकील साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनसे एग्री करता हूँ कि ड्यू प्रोसेस फेयर ट्रायल, बट मैं कहता हूँ जो इस कानून के अंदर बातें लिखी हुई हैं उनको लाने का तरीकाकार आइनी तरमीम है और तरीके से लाएं और जरूर लाएं।
वकील चेंज करने का भी इख्तियार होना चाहिए, रिव्यू का स्कोप भी इनलार्ज होना चाहिए, अपील का राइट भी होना चाहिए। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट अपील का है वो 1853 में एक आईनी तरमीम के थ्रू आ सकता है, या आप 1843 में डालेंगे। ये कैसे आप करेंगे कि एक 1843 की अपील आप एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से, एक ऐसी असेंबली से जिनका तो आपका दफा कोरम भी पूरा नहीं है, वो जाके एक सुप्रीम कोर्ट के कवानीन जो है उनको उसके अंदर तरमीम कर दें, ये कल को इन एनी केस चैलेंज और स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। और जहां तक इरफान कादिर साहब की आपने स्टेटमेंट मेरे आगे रखी थी, ऑफ कोर्स वो खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट जहां तक मेरी अकल समझ है वो ये है कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस फैसले के अगेंस्ट आप रिव्यू फाइल कर सकते हैं 1843 में अगर फैसला है, और उस रिव्यू में डिसीजन होगा कि सही है गलत है। हाँ, रिव्यू की हद तक बेंच जरूर एनलार्ज हो सकता है, वो मैंने आपको बताया हुबारा बस्टेड केस है, और एक दो और केसेस मौजूद हैं जिसमें जब जज चला जाए, एक जो रिटायर हो जाए द हेड और एनीबॉडी द सीनियर मोस्ट, वो भी, और जहां पर काजी साहब अगर खुद नहीं बैठेंगे तो उनसे सीनियर मोस्ट उनको बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद दो जजेस जो है वो सीनियर मोस्ट हैं, एक मुनीब साहब है, एक इजाज साहब है। तो समबडी सीनियर टू इजाज साहब हैज टू सिट एंड प्रिजाइड, तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी। तो ये एक आई थिंक इज वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, वो भी उस पर भी स्टे चल रहा है अभी। जाहिर है जब अगर उस पर स्टे चल रहा है तो उसके मुताबिक तो बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा ना। ये भी अगेन इरफान काजी साहब का आर्गुमेंट प्रोसीजर जो है जी उस पर भी फैसला देना चाहिए, और जल्द अज जल्द फैसला देना चाहिए, क्योंकि वो तो इससे भी ज्यादा मजाइका खेज है। वो जिस तरह शाह खाबर साहब ने बात अभी की थी, और बड़ी जबरदस्त बात थी कि आर्टिकल 71 ये कहता है कि वफाकी हुकूमत किसी ऐसे कानून को नहीं बना सकती जो उनकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं है। आइटम 54 ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ये कहती है कि आप जो है सुप्रीम कोर्ट की पावर्स एनहांस तो कर सकते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में जाएं। अब ये सारी चीजें आइन में लिखी हुई हैं। आई विश कि हम इनको चेंज कर सकते हैं हाथ से या स्ट्रोक ऑफ पेन से, या जिस तरह आजकल गवर्नमेंट चाहती है, तो बिल्कुल ठीक था। या तो आइन की तरमीम कर लें या आइन में चेंजेस कर लें। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल तो इससे भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि मजाइका खेज बिल था। आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी जल्द आनी चाहिए, जल्द, राइट, आप कह रहे हैं उसमें भी जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। स्टे अच्छी बात नहीं है, स्टे अच्छी बात नहीं है, कुछ डिसाइड होना चाहिए। जी जी, जजमेंट डिसाइड होना चाहिए। मामला साहब, अब पंचोटा साहब का आर्गुमेंट ये है कि ये सारी बातें ठीक हैं, या इसमें से ज्यादातर पॉइंट्स अच्छे हैं इस बिल में, लेकिन तरीकाकार गलत है, तरमीम के जरिए लाएं तो कोई एतराज नहीं है। गुजारिश ये है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले हैं, अगर आप बहुत आगे जाए 1992 में जब स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स के केसेस आए थे, कानून आया था, तो उस वक्त ये डिस्कस हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स नहीं हैं और वो किसी के पावर को अपने अंदर नहीं ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा उसके अंदर विजडम था, उसने कहा सुप्रीम कोर्ट अपने लिए पावर्स लाती है, अपने पावर्स को छोड़ती नहीं है। अभी आर्मी एक्ट के हवाले से और जो आर्मी कोर्ट के हवाले से बात हो रही थी, जहाँ कह रहे थे कानून में आर्मी का एक्ट के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट या बाकी अदालतों के इख्तियारात खत्म हो जाती हैं, तो इसके बाद आपने देखा उस आर्मी एक्ट के बाद उन्होंने अपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू है वो अपनी जगह पर मौजूद रहता है। तो यहाँ फिर मैं उस बात को दोबारा दोहराता हूँ कि जब आप आर्टिकल 10A की बात करते हैं, लोगों के हकों की बात करते हैं, आखिर अपील का हक अगर आप नहीं देते, ये किस इमेजिन में आप उसको कह रहे हैं कि इसको हक न मिले। हाँ, तो अगर ये हक को छीन लेते फिर आप ये बिल्कुल सही, आपने 10A की बात भी की, बिल्कुल सही है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। अमानुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, अहमद पंचोटा साहब आपका भी, और शाह खावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बुनियादी नुकता इसमें यह है कि जो तरीकाकार है कानून लाने का वो दुरुस्त नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की दो चीज़ें मैं दोबारा जाते जाते आपके सामने रखना चाहता हूँ। पैराग्राफ नंबर 17 को फिर से देख लीजिए, जिसमें कहा गया है कि इफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट प्रोवाइड एन अपील और एन एक्सपैंडेड रिव्यू अगेंस्ट सच जजमेंट्स / ऑर्डर्स, such remedy cannot be inserted in the constitution through ordinary legislation। ये अगर करना है, आपने अपील का जो रिव्यू का स्कोप है उसको बढ़ाना है, उसको अपील के बराबर लेकर जाना है या उसका स्कोप बढ़ाना है, तो ऐसी सूरत में ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के जरिए नहीं हो सकता। और पैराग्राफ नंबर 43 का दो लाइनें बल्कि आप देख लीजिए, जिसमें कहा हुआ है कि इट इज अ वेल रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल दैट ऑर्डिनरी लॉ कैन नॉट अमेंड, चेंज, डिलीट और ऐड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ नया ऐड करना है, कोई नई चीज करनी है, तो ये एक सेटल्ड लॉ है
कि इसके लिए आपको आईनी तरमीम की ज़रूरत है। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं उसमें आपने दोनों तरह का बहरहाल मौक़िफ़ सुन लिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये ऑर्डनरी, चूंकि ये बिल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इसलिए हो सकता है। लेकिन शाह खबर साहब की बैलेंस्ड ओपिनियन भी हमारे सामने है। वो ये कि समझते हैं कि आप इसको पार्शली जो है वो स्ट्राइक डाउन कर सकते थे और पार्शली ये एक्सेप्टेबल हो सकता था। बहरहाल अब देखिए ये रिव्यू में जाता है तो इस एक्ट का मुस्तकबिल क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।